हेलो एवरीवन। आज से हम स्टडी विद भीम के यूट्यूब चैनल पर विश्व जियोग्राफी को पढ़ेंगे। अब तक हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत एक सामान्य परिचय को हमने कवर किया है और भारत एक सामान्य परिचय में हमने 2 क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से भारत एक सामान्य परिचय को कवर कर लिया है। भारत के भूगोल को हम आगे पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम विश्व भूगोल की शुरुआत भी करना चाहते हैं और इसीलिए आज से विश्व भूगोल को भी पढ़ेंगे। विश्व भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे अक्षांश तथा देशांतर को। क्या होते हैं अक्षांश और देशांतर और इनका क्या महत्व है और ये हमें कौन सी जानकारियां देते हैं, आज हम ये जानेंगे। देखिए, अक्षांश तथा देशांतर। अक्षांश को हम कहते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अक्षांश तथा देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो क्या होते हैं अक्षांश और देशांतर? अक्षांश और देशांतर जियोग्राफिकल इंडिकेटर होते हैं या भौगोलिक निर्देशांक होते हैं, अर्थात स्थानों के बारे में, स्थानों के लोकेशन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अक्षांश को, लैटिट्यूड को। अक्षांश ग्लोब पर क्षैतिज दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती हैं। यह रेखाएं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। ग्लोब अथवा मानचित्रों पर किसी स्थान की उत्तरतम तथा दक्षिणतम स्थिति का निर्धारण अक्षांशों द्वारा ही किया जाता है। आइए इसे हम समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है जिसे हम कहते हैं जीरो अंश अक्षांश रेखा। ये जीरो अंश अक्षांश रेखा है। जीरो अंश अक्षांश रेखा के उत्तर तरफ को कहते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो विषुवत रेखा से, जीरो अंश अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से एक एक अंश की दूरी पर इस तरह से पूरी तरह से 90 अंश अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। उसी प्रकार से नीचे की तरफ इस साइड में भी 90 अक्षांश होते हैं और यह विषुवत रेखा से या भूमध्य रेखा से एक एक अंश पर क्योंकि खींचे गए हैं, इसीलिए हम कहते हैं विषुवत रेखा से कि ऐसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश होती है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये मानचित्र अथवा ग्लोब पर किसी स्थान की उत्तरतम तथा दक्षिणतम स्थिति का निर्धारण करती हैं, क्योंकि ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण में पूरी तरह से पृथ्वी के समानांतर फैली हुई हैं।
पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त पृथ्वी के मध्य में निर्मित होता है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को 0 अंश अक्षांश रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश तथा भूभाग को उत्तरी गोलार्ध एवं इसके दक्षिण में स्थित अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश तथा भूभाग को दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। प्रति एक अंश पर एक अक्षांश निर्मित होते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है, जो ध्रुवों पर अंततः एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा पृथ्वी है, इसे कहते हैं हम 0 अंश अक्षांश। जीरो अंश अक्षांश इस साइड को नॉर्थ और ये हमारा साउथ, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो नॉर्थ की तरफ के भूभाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर जो भी अक्षांश रेखाएं एक एक अंश पर खींची जाती है उसे कहते हैं हम उत्तरी अक्षांश। और इसी प्रकार से दक्षिण में जो भी अक्षांश निर्मित होते हैं उसे हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश, और ये जो भूभाग है इसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अंश अक्षांश निर्मित होते हैं तथा विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या 181 90 + 1 + 90 हो जाती है। लेकिन अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179 181 - 2 179 होती है, क्योंकि दोनों ध्रुव एक बिंदु के रूप में है, ना कि वृत्त के रूप में। 90 अंश अक्षांश एक बिंदु के रूप में पाया जाता है जिसे ध्रुव कहते हैं। 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, बीचों बीच की जो रेखा है इसे कहते हैं हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश। तो इस तरफ पूरा 90 अक्षांश होते हैं और इस तरफ भी 90 अक्षांश होते हैं, परंतु यहाँ पर जो रेखा होती है, जो अक्षांश होता है वो रेखा नहीं बन पाती है, क्योंकि जो 90 अंश अक्षांश होता है वो एक बिंदु के रूप में है, ना कि रेखा का निर्माण करता है। इसलिए जो अक्षांश होते हैं 90 90 और ये 0 अंश अक्षांश है, तो 90 90 180 प्लस जो 0 अंश अक्षांश की रेखा है उसे हम मिला देंगे तो हमारा हो जाएगा 181। तो हम कहेंगे जो अक्षांशों की संख्या होती है वो 181 होती है, परंतु हमें जान रहे हैं कि 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश वो अक्षांश रेखाएं नहीं है, केवल अक्षांश हैं, अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि वह एक बिंदु के रूप में है, रेखा का निर्माण नहीं कर पाती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो अक्षांशीय वृत्तों की संख्या होती है या अक्षांशीय रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 179। तो अक्षांश
181 होते हैं और अक्षांशीय वृत्त 179 होते हैं। और यहाँ पर एक रेखा खींची जाती है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश पर, उसे कहते हैं हम कर्क रेखा। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर एक रेखा खींची जाती है, इसे कहते हैं हम मकर रेखा। कर्क तथा मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा होती हैं, अर्थात इन रेखाओं के मध्य स्थित अक्षांशों पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष में कभी न कभी लंबवत जरूर पड़ती हैं। इसीलिए इन रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात कर्क और मकर रेखा के बीच के जो भूभाग होते हैं, इस भूभाग को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय भूभाग। उष्णकटिबंधीय भूभाग कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय भूभाग की क्या विशेषता होती है? अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा, सघन जंगल, अत्यधिक जैव विविधता का मिलना उष्णकटिबंधीय भूभाग की विशेषता होती है। उष्णकटिबंधीय भूभागों में बहुत ही अधिक वर्षा होती है, बहुत ही अधिक तापमान पड़ता है। इसलिए ऐसे भूभागों में जो मौसम होता है वो खमस भरा मौसम होता है। तो जीवन यापन के लिए ऐसे भूभाग बहुत बेहतर नहीं होते हैं, परंतु ऐसे भूभाग पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं जब अधिक तापमान पाते हैं और अधिक वर्षा भी प्राप्त करते हैं तो अपना ग्रोथ बहुत करते हैं। इसलिए ऐसे भूभागों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और उनकी वैरायटी भी अलग अलग होती है। और ऐसे भूभागों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो काफी लंबे होते हैं। कई स्थानों पर तो 60 मीटर के आसपास के पेड़ होते हैं और यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं वो काफी घने होते हैं और इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। और इसी कारण से इन जंगलों में प्रवेश करना सहज नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जंगल को हम औद्योगिक दृष्टिकोण से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे जंगलों का लाभ लेना सहज नहीं है, क्योंकि ऐसे जंगलों में प्रवेश आप जल्दी कर ही नहीं सकते, काफी घने होते हैं। और इसीलिए ऐसे जंगल सुरक्षित भी होते हैं शिकारियों से और वन माफियों से। तो हमने क्या जाना, कर्क और मकर रेखा क्या होती है, और कर्क और मकर रेखा के बीच के भूभाग को कहते हैं उष्णकटिबंधीय भूभाग, और उष्णकटिबंधीय भूभाग की क्या विशेषता होती है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यह रेखाएं सूर्य की तिरछी किरणों के लिए सीमा रेखा होती हैं। 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अभी इसे हम आगे समझेंगे। 66.5 अंश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में
5 अंश अक्षांश से 10 अंश अक्षांश तक विस्तृत जलवायु प्रदेश को विषुवतरेखीय प्रदेश या भूमध्यरेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसका विस्तार कभी कभी 15 अंश से 20 अंश अक्षांश तक भी पाया जाता है। वायु दाब पेटियों में खिसकाव के कारण इसका प्रसार या संकुचन होता रहता है। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच में जो रेखा खींची गई है समानांतर, उसे हम कहते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उत्तर में एक रेखा खींची गई है 23.5 अंश पर, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और जो 66 अंश पर खींची गई है उसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। 66.5 अंश पर जो रेखा खींची गई है उत्तर में, उसे कहते हैं हम आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार से यहां भी एक रेखा खींची गई, इसे कहते हैं मकर रेखा। और यहां पर एक 66 जो 66.5 वाली रेखा है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो दोनों गोलार्धों में जो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का जो भूभाग है उसे हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या शीतोष्णकटिबंधीय भूभाग। और विषुवत रेखा के 5 से लेकर के ये 20 अक्षांश तक भी हो सकता है। दोनों तरफ का ये जो भूभाग है इसे कहते हैं हम विषुवत रेखीय प्रदेश। विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे के आसपास बरसात होती है और 4 बजे के आसपास बरसात थम जाती है। तो प्रतिदिन वर्षा विषुवतरेखीय भूभाग की विशेषता होती है। विषुवतरेखीय प्रदेशों में दोपहर 1 या 2 बजे के आसपास से प्रतिदिन वर्षा प्रारंभ होती है तथा 3 से 4 बजे के आसपास बरसात थम जाती है और तेज धूप पड़ने लगती है। तो प्रतिदिन कौन से भूभागों में वर्षा होती है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में। और जो विषुवत रेखीय प्रदेश है वो 5 अंश अक्षांश से 10 अंश अक्षांश तक उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्तृत है, परंतु जो वायुदाब पेटियां होती हैं उनमें खिसकाव के कारण जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र का विस्तार है वो कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। यानी 5 अंश से 20 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों तक इसका विस्तार संभव है। आइए मैप के माध्यम से अब तक ले हमने जो समझा है, जो पढ़ा है, उसे समझ लेते हैं। देखिए जो बीचों बीच रेखा है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे कहते हैं हम कर्क रेखा और इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच के भूभाग को हम उष्णकटिबंधीय भूभाग कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय भूभाग की क्या विशेषता होती है उसे हमने पहले ही जान लिया है। तो कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। कर्क रेखा की क्या विशेषताएं होती हैं? तो कर्क रेखा पर 21 जून को
सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और इस कारण से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। साथ ही जो कर्क रेखा है उस सूर्य की लंबवत किरणों के लिए उत्तरी गोलार्ध में एक सीमा रेखा होती है, क्योंकि इसके बाद सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर तिरछी पड़ने लगती है, ना कि लंबवत। तो विषुवत रेखा सूर्य की लंबवत किरणों के लिए उत्तरी गोलार्ध में सीमा रेखा होती है। इसी प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा होती है, क्योंकि इसके बाद जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ने लगती है, ना कि लंबवत। साढ़े 66 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में जो रेखा खींची गई है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 अंश अक्षांश की रेखा है उसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 अंश अक्षांश की रेखा है उसे कहते हैं हम अंटार्कटिक रेखा। तो कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा, इसी प्रकार से मकर रेखा, इसे अच्छी तरीके से समझिए। ये जो भूभाग है आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच का भूभाग, और ये जो भूभाग है मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो भूभाग दोनों गोलार्धों में, इसे कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय भूभाग। और 66.5 अंश उत्तर एवं दक्षिण में, 66.5 अंश से उत्तर एवं दक्षिण में 90 अंश अक्षांश तक का जो भूभाग है उसको कहते हैं हम ध्रुवीय भूभाग। विषुवत रेखा से 5 अंश उत्तर एवं दक्षिण में स्थित भूभाग को हम कहते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, या इसको कहते हैं हम डोलड्रम या शांत पेटी का क्षेत्र। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और ऐसे में पूरे विश्व में जितने भी स्थान हैं वहां पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो लगभग बराबर होती है। हमारा जो 90 अंश अक्षांश है, 90 अंश अक्षांश है, एक बिंदु के रूप में है, इसीलिए ये अक्षांशों में काउंट होते हैं, ना कि अक्षांश वृत्तों में। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित देश हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये 19 देश है जो कि कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो रेखा है यही रेखा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो यहां से शुरू हो रहा है हवाई द्वीप यूएस से, और इसके बाद यहाँ मैक्सिको है,
फिर यहीं पर बहमास है, और इसके बाद हम अफ्रीका में एंटर होते हैं। पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर होते हुए लीबिया, चाड, मिस्र। ये जो पश्चिमी सहारा से मिस्र तक ये मिस्र तक के देश हैं, ये अफ्रीका के देश हैं। और इसके बाद जो एशिया के देश हैं वो आरंभ हो जाते हैं। सऊदी अरब से लेकर के ताइवान तक के जो देश हैं ये एशिया महाद्वीप के देश है। इस प्रकार कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। जो हमारा एक महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और हमारा दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा है एशिया महाद्वीप। तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। और कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है इसे हमने जान लिया। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर ये सारे देश स्थित हैं। इनमें है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगो और फ्रेंच पोलिनेशिया। फ्रेंच पोलिनेशिया फ्रांस का एक भूभाग है, वहां से भी होकर के जो हमारी मकर रेखा है वो गुजरती है। ये जो रेखा है ये इसी को हम कहते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा चिली, जो कि दक्षिणी अमेरिका का देश है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ये 4 कंट्री दक्षिणी अमेरिका की कंट्री हैं। और इसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये 5 कंट्री अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया, टोंगो और फ्रेंच पोलिनेशिया देश है। ये सब मकर रेखा पर स्थित देश है, हमें ये भी याद रखना है। आप देख रहे हैं नीचे की तरफ मकर रेखा गुजर रही है। यहाँ विषुवत रेखा पर स्थित देश। तो विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, आइए हम इसे देख लेते हैं। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टॉम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो ये 13 देश हैं जो कि विषुवत रेखा पर स्थित देश हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन सकते हैं या बनाए गए हैं या बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम देशों को याद रखे रहेंगे तो हम अच्छी तरीके से ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अक्षांशीय रेखाओं की जो भी विशेषताएं थी, जो भी उसका जियोग्राफिकल महत्व था, उसे हमने समझ लिया है। अब हम जानेंगे देशांतर रेखाओं को। देशांतर लॉन्गिट्यूड को हम समझेंगे। तो क्या होती हैं देशांतर रेखाएं? पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली अर्धवृत्ताकार लंबवत काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, या उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली अर्धवृत्ताकार लंबवत काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 0 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इस रेखा से पूर्व की ओर के देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं तथा भूभाग को पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम की ओर के देशांतर को पश्चिमी देशांतर तथा भूभाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। आइए इसे हम समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये जो लंबवत रेखा है इसे कहते हैं हम, इस तरह से जो रेखाएं खींची गई हैं इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं
ये जो लंबवत रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं नहीं, देशांतर रेखाएं हैं। तो पृथ्वी के लंबवत खींची जाने वाली जो ये रेखाएं हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो पृथ्वी के जो यहाँ से एक रेखा खींची गई है उसे कहते हैं हम 0 अंश देशांतर रेखा, और 0 अंश देशांतर रेखा के पश्चिम यानी वेस्ट के जो भी देशांतर रेखाएं हैं उसे कहते हैं हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और इस वाले भूभाग अर्थात पूरब की तरफ के जो भी देशांतर रेखाएं हैं उसे कहते हैं हम पूर्वी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है, क्योंकि पृथ्वी का जो कोण है वो 360 डिग्री में विभक्त है, या ये इस तरह से हम कह सकते हैं एक वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं 0 अंश देशांतर रेखा को आधार मान करके एक एक अंश पर खींची गई है। जीरो अंश देशांतर से 0 अंश देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम की ओर 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं, परंतु 180 अंश देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है जो दोनों तरफ से गिनी जाती है। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। 0 अंश देशांतर इंग्लैंड की राजधानी लंदन के समीप स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरता है, जिसे मानक देशांतर अथवा प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। आइए इसे हम समझते हैं क्यों। देखिए जब क्यों जो है 0 अंश देशांतर रेखा को हमें मध्याह्न रेखा मानना पड़ा, ना कि वो हो गया, क्योंकि जब हम देखते हैं पृथ्वी, जब हम अक्षांशों में काउंट करते हैं तो कहते हैं हम पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को हम 0 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, और ये पृथ्वी के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। तो हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसके लिए देशांतर रेखाओं के लिए हमें एक संगोष्ठी करना पड़ा और बीच का भूभाग मानना पड़ा कि इस रेखा को हम बीच का भूभाग कहेंगे, क्योंकि जब किसी गोलाकार वस्तु को आप खड़ा कर देंगे लंबवत तो उसके बीच का भूभाग कौन सा होगा ये हम पता नहीं कर सकते, तो हमें उसके बीच का भूभाग मानना पड़ेगा कि ये हमारा बीच का भूभाग होगा। तो इसके लिए देशों ने एक मीटिंग किया वाशिंगटन डीसी में, और उसके आधार पर तय किया कि जो लंदन का ग्रीनविच नामक वेधशाला है वहां से जो देशांतर रेखा गुजर रही है उसे हम 0 अंश देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा मानेंगे, और वहीं से अन्य देशांतर रेखाओं की गणना करेंगे। समय तथा तिथि का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किया जाता है। तो समय का निर्धारण और तिथियों का निर्धारण हम देशांतर रेखाओं के आधार पर ही करते हैं। आइए इसे समझते हैं कि किस प्रकार से समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट है कि वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1984 को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली 0 अंश देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया, यानी बीच का भूभाग माना गया, और इसे ग्रीनविच मीन टाइम नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर अन्य देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण भी इसी देशांतर रेखा को आधार मान करके की जाती है। तो समय का जो निर्धारण है
वो 0 अंश देशांतर रेखा को आधार मान के किया जाता है, और जो तिथि का निर्धारण किया जाता है वो 180 अंश देशांतर रेखा को आधार मान करके किया जाता है। तो ये प्रश्न कभी बन सकता है कि समय का निर्धारण कौन से देशांतर रेखा को आधार मान करके किया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा 0 अंश देशांतर रेखा को आधार मान करके समय का निर्धारण किया जाता है, और 180 अंश देशांतर रेखा को आधार मान करके अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार से आइए अब हम इसे समझेंगे। तो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, जिसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हुए लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। इस प्रकार पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर रेखा को पूरा करती है तथा 4 मिनट में 1 देशांतर रेखा को पूरा करती है। पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर के बराबर होता है। 0 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इस रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की तरफ 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं तथा यह 12-12 घंटे में विभाजित होती हैं। क्योंकि सूर्योदय पूर्व की तरफ होता है अतः पूर्व का समय आगे का समय होता है तथा पश्चिम का समय पीछे का समय होता है। 180 से 0 अंश से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार 0 अंश अक्षांश से 180 अंश अक्षांश पश्चिम की ओर जाने पर भी 12 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार 180 अंश पश्चिम एवं पूर्वी देशांतरों के बीच लगभग 1 दिन और 1 रात का अंतर पाया जाता है। आइए इसे हम समझते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इसे कहते हैं हम 0 अंश देशांतर रेखा, जो लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है। इस तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं होती है, इस तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। ये हमारा पश्चिम है, वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है यानी पूर्व है। तो 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, पर 180 अंश देशांतर की जो रेखा है वो एक ही रेखा होती है। हम उसे पश्चिम से भी काउंट करते हैं और पूरब से भी काउंट करते हैं। इसलिए जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 360। हम एक तरफ से 180 अंश काउंट करते हैं, एक तरफ से 179 काउंट करते हैं, और ये जो 0 अंश देशांतर की रेखा है इसको भी हम काउंट करते हैं। तो हमारा हो जाता है 180 प्लस 179 प्लस जो 0 अंश देशांतर की रेखा है उसे भी जब हम काउंट कर लेंगे तो हमारी जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो 360 हो जाती है। जीरो अंश देशांतर रेखा से 180 अंश देशांतर रेखाएं इस तरफ है, 180 अंश देशांतर रेखाएं इस तरफ है। तो 15 अंश देशांतर को कवर करने में पृथ्वी को 12 घंटे का समय लगता है। तो 15 अंश देशांतर को कवर करने में पृथ्वी को 1 घंटा का समय लगता है। इस प्रकार 15-15 अंश देशांतर पर एक घंटे का समय बनता है। तो 180 इस तरफ, 180 इस तरफ, तो अगर हो जाएगा 360 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। इस प्रकार पृथ्वी पर 15 अंश देशांतर पर एक घंटे का समय निर्मित होता है और यह 24 घंटों में विभक्त होता है। जीरो अंश देशांतर रेखा पर अगर दोपहर के 12 बजे का समय हो रहा हो तो अन्य स्थानों पर क्या समय हो रहा होगा, इसे हम निम्न आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। हमारा ये आरेख है, देखिए ये हमारा 0 अंश अक्षांश रेखा है। 0 अंश अक्षांश रेखा पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 अंश पूर्वी देशांतर पर 1 बज रहा होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से
पूरब की तरफ घूमती है और सूर्योदय चूंकि पूरब की तरफ होता है इसलिए पूर्व का जो समय होता है वो आगे का समय होता है और जो पश्चिम का समय है वो पीछे का समय होता है, क्योंकि जो सूर्यास्त है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो ये जो रेखा खींची गई है इसको कहते हैं हम 0 अंश अक्षांश रेखा। तो पूर्व का जो समय है वो आगे का समय होता है, तो 15 अंश पूर्वी देशांतर पर होगा 1 बजने का समय, 30 पर होगा 2, 45 पर होगा 3, 60 पर होगा 4 और 75 पर होगा 5 बजने का समय। इसी प्रकार एक रेखा खींची जाती है 7.5 अंश के देशांतर रेखा पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी प्रकार से इस तरफ भी हम 7.5 अंश पर रेखाएं खींचते हैं, क्योंकि जो समय का निर्धारण है वो 7.5 अंश देशांतर रेखा के गुणक या 7.5 अंश को हम कहते हैं आधा घंटा का समय, क्योंकि 15 अंश देशांतर रेखा 1 घंटे को दर्शाता है, तो 15 का आधा 7.5 अंश देशांतर रेखा आधा घंटे को दर्शाती है। तो जो समय को माना जाता है वो आधा आधा घंटे के अंतराल पर ही कोई देश मानक समय रेखा मान सकता है। इसी प्रकार देखिए आप, जो पश्चिम का समय होता है वो पीछे का समय होता है। अगर 0 अंश देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो पश्चिम के जो देशांतर रेखाएं हैं वहां पर क्या होगा, समय घट रहा होगा, 11 बज रहा होगा 15 पर, 30 पर बज रहा होगा 10, 45 अंश देशांतर पर बज रहा होगा 9 और इसी प्रकार से समय घटता जाता है और ये 180 अंश देशांतर तक होता है। इस तरफ पूरा 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं और इस तरफ भी 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरा 180 अंश बनाना मेरे लिए संभव नहीं था तो हम दर्शा रहे हैं। तो इस तरफ 12 घंटे का समय होता है, इस तरफ 12 घंटे का समय होता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे का समय होता है। इसलिए 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतरों के मध्य एक दिन और एक रात का अंतर पाया जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे का समय हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के अनुसार ही प्रत्येक देश की एक मानक समय रेखा होती है, जो उस देश के लगभग मध्य से गुजरने वाली देशांतरीय रेखा होती है। प्रत्येक देश की मानक समय रेखा आधे घंटे के गुणक पर मानी जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि देशों ने आपसी समझ के आधार पर निर्धारित किया है कि जो समय माना जाए किसी देश के द्वारा तो 7.5 अंश देशांतर रेखा के गुणक या आधे घंटे के गुणक पर माना जाए, क्योंकि इससे समय की गणना करने में जो सहजता होती है वो बनी रहती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश देशांतर रेखा को माना गया है, जो लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है तथा आधे घंटे के गुणक पर भी है। किसी स्थान पर सूर्य जब लंबवत होता है तो उसे उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। किसी स्थानीय समय को ही जो 7.5 अंश या आधे घंटे देशांतर रेखा के गुणनफल होता है मानक समय मान लिया जाता है तथा वह किसी देश की मानक समय रेखा बन जाती है। जैसे भारत के नैनी नामक स्थान का जो स्थानीय समय है उसे भारत की मानक समय रेखा माना गया है, क्योंकि 82.5 अंश देशांतर रेखा नैनी से होकर के गुजरती है। अब 82.5 अंश देशांतर रेखा 7.5 के गुणक पर है और लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरने वाली देशांतर रेखा है। तो 82.5 अंश देशांतर रेखा का जो स्थानीय समय है उसे ही हमने मानक समय रेखा मान लिया। चूंकि 82.5 अंश देशांतर रेखा नैनी का स्थानीय समय था, इसीलिए हम कहते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है वो नैनी से या मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, क्योंकि 82.5 अंश देशांतर रेखा इन स्थानों का स्थानीय समय था, जिसे हमने मानक समय रेखा मान लिया। तो 0 अंश देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, आइए हमसे जान लेते हैं। ये 9 या 8 कंट्री है और इसके बाद
अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है 0 अंश देशांतर रेखा पर। तो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, टोगो है, घाना है और अंटार्कटिका है। हमें इन देशों को याद रखना होगा क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि 0 अंश देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं और उनका क्रम क्या है। तो हमारा जो क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ का ये है यूनाइटेड किंगडम, अर्थात ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है ये, क्योंकि ऊपर हमारा उत्तर है और नीचे की तरफ साउथ होता है और इस तरफ नॉर्थ होता है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। देशांतर रेखाओं को समझने के बाद अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो जो हमारा 180 अंश देशांतर रेखा होता है उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इस तरह से हम कह सकते हैं 180 अंश देशांतर रेखा को आधार मान करके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया जाता है। ग्लोब पर 180 अंश यमोत्तर के लगभग समानांतर स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई स्थल अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आ गया तो थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, इसीलिए पूरी कोशिश किया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किसी देश से होकर के ना गुजरे, बल्कि सागरों से होकर के गुजर जाए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश देशांतर रेखा के सहारे निर्मित हुई है, जो 180 अंश देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथियों के बारे में भ्रम ना हो। यह रूस, एल्यूसियन द्वीप, फिजी, टोंगा तथा चैथम द्वीपों के कारण 3 स्थानों से हट गई है। यह रेखा 8 स्थानों पर विचलित होती है। तो हमें ये इन देशों को याद रखना है कि रूस हो गया, एल्यूसियन द्वीप हो गए, फिजी हो गया, टोंगा हो गया और चैथम द्वीप हो गए। यहाँ से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो थोड़ा सा बगल में हट गई है, क्योंकि ऐसे भूभागों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर खींचा नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे अव्यवस्थाएं पैदा होती। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग रखने के लिए 75 अंश उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मुड़ गई है। तो अलास्का और साइबेरिया एक ही तिथि रेखा पर ना आ जाए, इसीलिए 75 अंश उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ दी गई है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो आर्कटिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग जल संधि व प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, इसे याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो हम कहेंगे बेरिंग जल संधि। और ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कहां से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। उसमें विकल्प दिए जा सकते हैं अंटार्कटिक महासागर या अन्य महासागर दिए जा सकते हैं। तो आपको जब पता चलेगा कि नहीं आर्कटिक महासागर से रेखा गुजर रही है, चूकी सागर से गुजर रही है, बेरिंग जल संधि से गुजर रही है, प्रशांत महासागर से होकर गुजर रही है, तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सहजता से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, अतः इसे पार करते समय एक दिन बढ़ाया या घटाया जाता है। जब कोई जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, तथा जब पूर्व दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है, क्योंकि जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है। तो
तिथियां पहले पूर्व दिशा में पूरा हो जाती हैं, इसलिए तिथियां जो होती हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में यात्रा करता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कवर कर लेता है तो एक दिन घटाना पड़ता है, और अगर पश्चिम में यात्रा कर रहा है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कैसे किया गया? तो इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में बुलाई गई और वहीं पर इसका निर्धारण किया गया। 1984 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस में 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो। तो यह है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए यहां से ये शुरू हो रही है, यहां से यह दक्षिणी प्रशांत महासागर, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह पूर्व की ओर मुड़ गई है ताकि जो हमारा ये फिजी द्वीप समूह है और ये जो हमारा न्यूजीलैंड है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर ना आए और एक तरफ हो जाएं। तो न्यूजीलैंड और फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसे दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया है, और ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। ये अल्यूशियन द्वीपचाप है, ये बेरिंग सागर है, ये हवाई द्वीप है, और ये हमारी बेरिंग जल संधि है। और यहाँ पर अलास्का है, यहाँ पर साइबेरिया है। और यहाँ पर ऐसे ये 75 अंश देशांतर रेखा से मुड़ गई है ताकि जो हमारी जो अलास्का हो और साइबेरिया हो वो एक ही तिथि पर ना आए बल्कि अलग अलग हो जाए। तो आर्कटिक महासागर यहाँ हो गया, यहाँ पर बेरिंग सागर हो गया, यहीं पर चूकी सागर है, यहाँ पर चूकी सागर है, और ये प्रशांत महासागर सब है। तो कहाँ कहाँ से होकर के अंतर्राष्ट्रीय रेखा गुजर रही है ये हमने समझ लिया या हमने जान लिया। चलिए, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमने समझ लिया, और इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर कौन कौन से निर्धारण पक्ष हैं उसे भी हमने समझ लिया। अब हम जो हमारा भूगोल है उसके अंतर्गत अब हम भारत का भूगोल लेंगे, क्योंकि विश्व भूगोल की शुरुआत हम करना चाहते थे और अब कर दिए हैं। क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद भीम को लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही अगर हमारे कंटेंट में कोई खराबी अगर आती है तो आप लोग हमें सुझाव दीजिए कि हम उस पर क्या सुधार कर सकते हैं। और अगर कोई गलती हमसे हो जा रही है बोलने में, या कोई शब्द गलत निकल जा रहा है, बोलते वक्त त्रुटियां हो सकती हैं, इंसान गलतियों का खजाना होता है, गलतियां होती रहती हैं। तो अगर आप हमारे बोलते वक्त अगर कोई शब्द गलत बोल दिया गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि लोग उस पर सुधार करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।